जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस इटोरिया करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें हम लोग इटोरिया वार्षिकी 2023 कर रहे हैं। यहाँ 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2023 तक का पूरा संस्करण है। तो इसमें हम लोगों ने यह सीरीज़ काफ़ी लंबे समय से चला रहे थे। 20 वीडियो लेक्चर आ चुका था, जिसमें हम लोगों ने सारे के सारे टॉपिक्स कर लिए थे। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं था जो हम लोगों ने छोड़े थे। आज हम लोग शुरू करेंगे इसका प्रश्नोत्तर, जो कि पीछे में दिया हुआ 10 सेट में। आज हम लोग पूरा का पूरा प्रश्नोत्तर का सीरीज़ शुरू करने वाले हैं। तो यह हमारा प्रश्नोत्तर का पहला सीरीज़ है। तो उम्मीद है आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। और वीडियो को जितना ज़्यादा बार देखिएगा उतना अधिक आपका रिवीजन होगा और उतना अधिक आप लोग एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले के सारे 20 के 20 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग जाइए चेक कीजिए। इसके साथ ही हम लोग स्पीडी करंट अफेयर सीरीज चला रहे हैं, उसे भी आप लोग देखिए। उससे भी करंट अफेयर आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगा। फिर इसी के साथ हम लोग घटना चक्र का सीरीज़ बहुत सारा चलाया हुआ है, जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था चलाया हुआ है, भारतीय इतिहास हम लोगों ने पूरा पूरा किया हुआ है। फिर बिहार स्पेशल, जो कि बीपीएससी में आगामी पिछले वर्ष के जितने भी सारे प्रश्न पूछे हुए हैं उन सभी को हम लोगों ने किया हुआ है। तो उन सभी का हम लोग सीरीज़ बनाए हुए हैं। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही एग्जाम टाइम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आइए चलते हैं आज के हमारे मुख्य टॉपिक पर, जो कि क्वेश्चन सेट है। आइए चलते हैं उस पर हम लोग। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुका है। यहाँ पे देखिए केंद्रीय बजट 2023-24 के संबंध में प्रश्न दिए हुए हैं पहला प्रैक्टिस सेट में। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। मगर इसे शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर से यही अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो 1 फरवरी 2023 को। केंद्रीय बजट 2023-24 को वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में कब पेश किया गया? तो 1 फरवरी 2023 को। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? तो 45,03,097 करोड़ रुपये। केंद्रीय बजट 2023-24 का बजट आकार कितना है? तो 45,03,097 करोड़ रुपये। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया? तो 35,02,136 करोड़ रुपये। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व खर्च का कितना बजट अनुमान लगाया गया? तो 35,02,136 करोड़ रुपये। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्त का कितना बजट अनुमान लगाया गया? 26,32,81 करोड़ रुपये। वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्ति का कितना बजट अनुमान लगाया गया? तो 26,32,281 करोड़ रुपये। बजट 2023-24 में सतत प्राथमिकताएं अपनाई गई, जिसका क्या नाम दिया गया? तो सप्तऋषि दिया गया। बजट 2023-24 में सतत प्राथमिकता अपनाई गई, जिसका क्या नाम दिया गया? तो सप्तऋषि दिया गया। निम्नलिखित में से बजट 2023-24 के सप्त प्राथमिकताएं सप्तऋषि से संबंधित कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सातवां, युवा शक्ति भारत प्रगति नहीं है। तो आइए 6 वो देख लेते हैं हम लोग। समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र और अवसंरचना एवं निवेश। फिर से निम्नलिखित में से बजट 2023-24 में सत्य प्राथमिकताएं सप्तऋषि के संबंध किससे किससे हैं? तो सी ऑप्शन 1 से 6 तक। समावेशी विकास, हरित विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, सक्षमता को सामने लाना, वित्तीय क्षेत्र और अवसंरचना एवं निवेश। अगला, इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2047 तक। इस बजट के अनुसार भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है? तो बस 2047 तक। निम्नलिखित में से किसे योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 से अधिक। इसमें हो जाएगा ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम। तो इसमें चारों हो जाएगा। तो ई डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, इनमें से 1 से अधिक। फिर से देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई? तो सी डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, इनमें से 1 से अधिक। मतलब ई न्यायालय परियोजना चरण 3, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0, अमृत धरोहर स्कीम। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां नंबर। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई? तो यह आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। उच्च गुणवत्ता वाली बागवानी फसल उत्पादन के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा बजट 2023-24 में की गई? तो यह आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौधा कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई? तो इनमें से 1 से अधिक हो जाएगा। एक्चुअली यह तीनों का तीनों ऑप्शन हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया है।
उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं और 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। फिर से निम्नलिखित में से कौन सा कथन की चर्चा बजट भाषण 2023-24 में की गई है? तो यह पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत 44.6 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज दिया गया। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ लोग कनेक्शन दिए गए, एलपीजी कनेक्शन दिए गए। 47.8 करोड़ प्रधानमंत्री जनधन बैंक खाते खोले गए हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई? तो 5 हो गई है। बजट 2023-24 के अनुसार नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में स्लैबों की संख्या 6 से घटाकर कितनी कर दी गई है? तो 5 कर दी गई है। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि यूआईडीएफ की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो यह है राष्ट्रीय आवास बैंक। बजट 2023-24 में शहरी अवसंरचना विकास निधि यूआईडीएफ की स्थापना की बात की गई है। इस निधि का प्रबंधन किस बैंक द्वारा किया जाएगा? तो यह राष्ट्रीय आवास बैंक। 13वां प्रश्न, भारत बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब स्थापित किए जाएंगे? तो यह है 100। इस बजट के अनुसार 5G सेवाओं पर आधारित एप्लीकेशन विकसित करने के लिए कितने लैब स्थापित किए जाएंगे? तो 100 लैब स्थापित किए जाएंगे। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो यह 1 करोड़ किसान। सरकार अगले 3 वर्षों में कितने किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उनकी सहायता करेगी? तो यह 1 करोड़ किसान। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? तो यह 30 टोटल। कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कितने स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने की घोषणा बजट 2023-24 में की है? तो यह 30। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किसका उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो यह भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। अगला 17वां नंबर प्रश्न, बजट 2023-24 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें देख लेना है कौन सा सत्य नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। तो देखते हैं कौन कौन सा है। 6,000 करोड़ रुपए की निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक उप योजना शुरू की गई, यह बिल्कुल सही है। सरकार के सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, यह बिल्कुल गलत है। सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करना पड़ता है, यह भी गलत है। तो इसमें बी और सी गलत है, ए ऑप्शन सही है। बजट 2023-24 से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 6,000 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम मत्स्य संपदा योजना की एक नई उप योजना शुरू की जाएगी, यह बिल्कुल सही है। सरकार को सबसे ज़्यादा धन जीएसटी से आता है, यह बिल्कुल गलत है। सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर करना पड़ता है, यह बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो यह है 500। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तर्ज पर सरकार कितने प्रखंडों को शामिल करके आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी? तो यह है 500। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक स्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है 3। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सरकार ने देश के शीर्ष शैक्षणिक स्थानों में कितने कृत्रिम बुद्धिमत्ता उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है 3। बजट में चर्चा किए गए आई गॉट कार्ययोगी क्या है? तो यह है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच। बजट में चर्चा किए गए आई गॉट कार्ययोगी क्या है? तो यह है एकीकृत ऑनलाइन प्रशिक्षण केंद्र। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो यह 2.4 लाख करोड़। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रेलवे का पूंजीगत परिव्यय कितना रखा गया है? तो 2.4 लाख करोड़। सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, बिल्कुल सही है। अगला है 3400 से अधिक वित्तीय उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाना, यह भी सही है। जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना, यह भी सही है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, मतलब ऑल हो जाएगा, इसमें सभी हो जाएंगे।
सरकार द्वारा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए बजट 2023-24 में निम्न में से क्या निर्णय लिया गया है? तो 39,000 से अधिक अनुपालनों को कम करना, 3400 से अधिक विधेयक उपबंधों को अपराध की श्रेणी से हटाया जाना और जन विश्वास विधेयक संसद में पेश करना। अगला है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो यह है 20 लाख करोड़। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल ऋण का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया? तो 20 लाख करोड़। अगला बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है या किस वर्ग से के स्वर्णिम विकास हेतु समर्पित होगी? तो यह है संवेदनशील जनजाति समूह। बजट भाषण 2023-24 में पीवीजीटी विकास मिशन की चर्चा की गई है यह किस वर्ग के सर्वांगीण विकास हेतु समर्पित है? तो यह है समावेशी संवेदनशील जनजाति समूह। अगला, केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसटी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा के अनुमानित होगी? तो यह 3.5%। केंद्रीय बजट के अनुसार राज्यों को जीएसटी के कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा की अनुमति होगी? तो यह 3.5%। अगला 26 नंबर प्रश्न, बजट के अनुसार किन क्षेत्रों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो यह है कृषि। बजट के अनुसार किस क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा? तो यह है कृषि। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री अन्न से संबंधित नहीं है? तो यह है भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है। यह गलत है। बाकी भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया, यह बिल्कुल सही है। तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा, भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा निर्यातक है, यह गलत है। अगला, बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो यह है तटरेखा पर मैंग्रोव पौधा रोपण संबंधी। बजट में चर्चा किया गया मिष्टी पहल किससे संबंधित है? तो यह भारतीय तटरेखा पर मैंग्रोव पौधा रोपण संबंधित। अगला, केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79 करोड़ से अधिक कर दिया गया? तो यह प्रधानमंत्री आवास योजना। केंद्रीय बजट 2023-24 में किस योजना पर बजट आवंटन 66% से बढ़ाकर 79,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया? तो यह प्रधानमंत्री आवास योजना। अगला, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यह 2.9%। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यह 2.9%। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो यह 17,86,816 करोड़। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का कितना बजट अनुमान लगाया गया है? तो यह 17,86,816 करोड़। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो यह है डी ऑप्शन, इनमें से एक से अधिक। आइए देख लेते हैं। जीडीपी का 2.3%, जीडीपी का 1.7% और 7,06,845 करोड़ रुपए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का कितना अनुमान लगाया गया है? तो जीडीपी का 2.3%, जीडीपी का 1.7% और 7,06,845 करोड़। तो ए और सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। ए और सी सही है, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला है, केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो यह है 157। केंद्रीय बजट के अनुसार कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे? तो 157। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो 10,09,61 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत खर्च का बजट अनुमान लगाया गया है? तो 10,09,61 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है? तो 18,70,816 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना पूंजीगत प्राप्तियों का बजट अनुमान लगाया गया है? तो 18,70,816 करोड़ रुपए। अगला है, अमृतकाल भारत @100 तक का यात्रा के दौरान निम्न में से कौन सा 4 मौके रूपांतरणकारी हो सकते हैं? तो इसमें सी ऑप्शन दिया हुआ है 3, 4 और 6, 3, 4, 5 और 6। तो आइए देख लेते हैं। महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास। फिर से, अमृतकाल भारत @100 तक की यात्रा के दौरान निम्न में से कौन सा 4 मौके रूपांतरणकारी हो सकते हैं? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 5 और 6। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण, पर्यटन,
पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान और हरित विकास। अगला 37 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो यह है 50। बजट के अनुसार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए कितने हवाई अड्डों का पुनरुद्धार किया जाएगा? तो 50। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के मदद से 2023 तक कितना मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो 5 मिलियन मैट्रिक टन है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की मदद से 2030 तक कितना मिलियन मैट्रिक टन वार्षिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 5 मिलियन मैट्रिक टन। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक उर्वरकों का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो यह है पीएम प्रणाम। रासायनिक उर्वरकों की जगह वैकल्पिक ऊर्जा का प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की जाएगी? तो यह है पीएम प्रणाम। अगला, चिकित्सीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो यह है इनमें से कोई नहीं। चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गोवर्धन योजना के तहत कितने नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो यह है इनमें से कोई नहीं। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो यह है अमृत धरोहर योजना। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो यह अमृत धरोहर योजना। बजट में चर्चा किए गए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। आइए देख लेते हैं क्या करके। मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्धन सक्षम करना, यह बिल्कुल सही है। एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, यह भी बिल्कुल सही है। उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, यह भी बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। एक्चुअली इसमें तीनों हो जाएगा। बजट में चर्चा किया गया स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लक्ष्य क्या है? तो मांग आधारित औपचारिक कौशलवर्धन सक्षम करना, यह बिल्कुल सही है। एमएसएमई सहित नियोक्ताओं को साथ जोड़ना, यह भी सही है। उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना, यह भी सही है। और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला, चुनौती मोड़ के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटन गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह है 50। चुनौती मोड के माध्यम से चुने जाने वाले कितने पर्यटक गंतव्यों को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह है 50। पर्यटन से संबंधित कितनी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। तो आइए देखते हैं। देखो अपना देश पहल, स्वदेश दर्शन योजना और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। इसमें तीनों का तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यटन से संबंधित क्रम किसकी चर्चा केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई है? तो यार देखो अपना देश पहल, स्वदेशी दर्शन योजना, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। अगला प्रश्न है 35 नंबर। आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो यह महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। आज़ादी के अमृत महोत्सव के स्मरण स्वरूप अगले 2 वर्षों की अवधि मार्च 2025 तक के लिए किस नई लघु बचत योजना की शुरुआत की जाएगी? तो यह महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र। अगला, जल जीवन मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो यह 70,000 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो 70,000 करोड़ का। मनरेगा के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो है 60,000 करोड़। मनरेगा के लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने करोड़ का बजटीय प्रावधान है? तो 60,000 करोड़ का। सरकार का लक्ष्य 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो यह 2.5%। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करना है? तो 2.5%। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करेगी? तो यह है ब्याज अदायगी पर। सरकार सर्वाधिक खर्च किस मद पर करेगी? तो ब्याज अदायगी पर। नई कर व्यवस्था में उच्चतम अभिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो यह 25%। 50वां नंबर प्रश्न, नई कर व्यवस्था में उच्चतम अधिभार कर को 37% से घटाकर कितना कर दिया गया है? तो 25%। तो इसी के साथ हमारा पहला सेट समाप्त होता है। यहाँ पे देखिए आंसर की दिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इसे मैच कर सकते हैं, देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। आइए चलते हैं अगले सेट पे, सेट नंबर 2। यहाँ पे है इटरेटिव करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 2।
यहाँ पे आर्थिक समीक्षा 2022-23 से संबंधित यह प्रश्न दिया हुआ है। आइए देख लेते हैं एक एक करके सारा प्रश्न। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? तो यह 6 से 6.8%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कितना आर्थिक वृद्धि दर अनुमानित की गई है? तो 6 से 6.8%। आर्थिक समीक्षा 2020 से 23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो 31 जनवरी 2023 को। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को संसद में कब प्रस्तुत किया गया? तो 31 जनवरी 2023 को। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-22-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया? तो 6.4%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्त वर्ष 2023-22-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया? तो 6.4%। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति समता PPP के अनुसार दुनिया का खाली स्थान सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। तो यह तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आर्थिक समीक्षा के आधार पर भारत क्रय शक्ति समता PPP के अनुसार दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो यह 12। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है? तो 12 अध्याय। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। आइए देखते हैं। कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई और प्रमुख कच्चे माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया। तो यह सभी हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। फिर से देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सरकार ने घरेलू आपूर्ति को सुनिश्चित करने और महंगाई रोकने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन इनमें से एक से अधिक। कपास पर सीमा शुल्क माफ़ कर दिया गया, गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी गई और प्रमुख कच्चा माल फेरोनिकल, कोकिंग कोल इत्यादि पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया। अगला है वर्ष 2023 से 2027 तक कितना PM श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो यह है 14,500। वर्ष 2023 से 27 तक कितने PM श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा? तो 14,500। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 50% कर दिया गया है। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों से 40% अधिष्ठापित बिजली क्षमता का उत्पादन 2030 से पहले ही पूरा कर लिया है। अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो 50% कर दिया गया है। अगला प्रश्न 9 नंबर। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया है। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? तो यह 2022-23 में। अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को कम करने को ध्यान में रखते हुए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड नवंबर 2022 में जारी किया गया। इसे किस केंद्रीय बजट में लाने की घोषणा की गई थी? तो यह 2022-23 में। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्य का उत्पादन किया गया? तो यह 315.7 मिलियन टन। प्रथम अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार कितना मिलियन टन कुल खाद्यान्न का उत्पादन किया गया? तो यह 315.7 मिलियन टन। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? तो यह 3.0%। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों में कुल कितना प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? तो 3.0%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का खालिस्तान सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बना। तो यह दूसरा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बना। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? तो यह है भारत में। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सबसे ज़्यादा जैविक किसान किस देश में है? तो भारत में। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे अधिक किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में वन और वृक्षों के आवरण का कार्बन स्टॉक सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो यह अरुणाचल प्रदेश। अगला आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत का पास खालिस्तान बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। तो यह 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार दिसंबर 2022 के अंत तक भारत के पास 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार था। अगला है 16 नंबर प्रश्न। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का खालिस्तान सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है। तो यह छठा। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक देश है।
आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण खाली स्थान बिलियन अमेरिकी डॉलर था, तो यह 610.5। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अगला प्रश्न 18 नंबर, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ, तो यह 107.2 लाख गीगावाट आवर। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान देश में कितना विद्युत का उत्पादन हुआ, तो यह 117.2 लाख गीगावाट आवर। कुल विद्युत उत्पादन में द्वितीय सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है, अर्थात समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है, तो यह 27.5%। कुल विद्युत उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा का है, अर्थात समीक्षा के अनुसार यह कितना प्रतिशत है, तो यह 27.5%। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग या सड़कों का निर्माण किया गया है, तो 10,757 किलोमीटर। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल कितना किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़कों का निर्माण किया गया है, तो यह 10,757 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है, तो यह 84.8%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत में कुल टेली घनत्व कितना प्रतिशत है, तो यह 84.8%। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेलवे मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है, तो यह 68,031 किलोमीटर। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारतीय रेल मार्ग का कुल कितना विस्तार हो चुका है, तो यह 68,031 किलोमीटर। 23 नंबर प्रश्न, भारतीय रेलवे विश्व का खाली स्थान सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो यह चौथा। भारतीय रेलवे विश्व का चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो आइए देखते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से सभी सत्य हैं। देखते हैं। वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है, कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। फिर से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो वैक्सीन निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है, कच्चा इस्पात उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पर है और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत तीसरे स्थान पर है। अगला है, विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष घन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है, तो यह है भारत। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2022 में विश्व में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है, तो यह है भारत। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई टॉप 3 निवेश करने वाला देश कौन है, तो यह है सिंगापुर, मॉरिशस, फिर यूएई सॉरी। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में एफडीआई टॉप 3 निवेश करने वाला देश कौन सा है, तो पहला सिंगापुर, फिर मॉरिशस, फिर यूएई। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया, तो यह है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे ज़्यादा एफडीआई किस क्षेत्र में आया, तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अगला प्रश्न 28 नंबर, आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो है 7.0%। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि का अनुमान लगाया गया है, तो यह है 7.0%। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्माता किनका कितना बिलियन डॉलर रहा, तो यह है 332.8 बिलियन डॉलर। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार निर्यात कितना बिलियन डॉलर रहा, तो यह है 332.8 बिलियन डॉलर। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा, तो 551.7 बिलियन डॉलर। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान व्यापार आयात कितना बिलियन डॉलर रहा, तो 551.7 बिलियन डॉलर। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है, तो यह है सिक्किम। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जैविक खेती अपनाने वाला दुनिया का पहला राज्य कौन सा है, तो यह है सिक्किम। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 6 और 19 से 21 के बीच भारत के कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं, तो यह 41 करोड़। संयुक्त राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार 2005 से 6 और 19 से 21 के बीच भारत में कितने लोग गरीबी से बाहर आए हैं, तो 41 करोड़ लोग। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मूल्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ है, तो यह है बी अनंत नागेश्वरन। वित्त मंत्रालय के वर्तमान में मूल्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनके देखरेख में आर्थिक समीक्षा तैयार हुआ है, तो यह बी अनंत नागेश्वरन। अगला है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किनके द्वारा जारी की गई, तो यह है आईएमएफ द्वारा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में वर्णित वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किनके द्वारा जारी की गई, तो यह आईएमएफ द्वारा। आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है, तो यह 2050।
आर्थिक समीक्षा में विभिन्न देशों का नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्णित है, जिसमें अमेरिका ब्रिटेन का लक्ष्य वर्ष क्या है, तो यह है 2050। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है, तो यह है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित लाइफ का पूर्ण रूप क्या है, तो यह है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। 37वां प्रश्न, आर्थिक समीक्षा के अनुसार आरबीआई ने पूरे वर्ष पॉलिसी रिपो दर में कितना आधार अंकों की वृद्धि की है, तो यह है 225 अंकों की। आर्थिक समीक्षा के अनुसार आरबीआई ने पूरे वर्ष में पॉलिसी रिपो दर में कितने आधार अंकों की वृद्धि की है, तो यह है 225 अंक। अगला 38वां प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें, तो इनमें से कौन सा सही है। तो कृषि क्षेत्र 3.5% से वृद्धि किया और उद्योग क्षेत्र 8.1% से वृद्धि किया, यह दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन गलत है इसमें। फिर से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए मूलभूत कीमतों पर सकल मूल्य वृद्धि पर विचार करें, तो कृषि है 3.5% से वृद्धि दर और उद्योग का है 4.1% का वृद्धि दर। अगला प्रश्न है 39 नंबर, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें, तो इनमें से देखना कौन सा सही है। भारत का ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने का संभावना है, यह बिल्कुल सही है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक है, यह बिल्कुल गलत है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल एक सही है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें, भारत ई कॉमर्स बाजार 2025 तक 18% बढ़ने की संभावना है, यह बिल्कुल सही है। अगला है आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो यह 2047 तक। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में भारत किस वर्ष तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा, तो 2047 तक। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द जैम का पूर्ण रूप क्या है, तो यह है जन धन आधार मोबाइल। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द जैम का पूर्ण रूप क्या है, तो यह है जन धन आधार मोबाइल। अगला आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें, तो यहाँ देखना है कौन सा सही है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 6.4% अनुमानित है, या बिल्कुल गलत है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है, या बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, केवल 2 सही है। फिर से आर्थिक समीक्षा में वर्णित मुद्रास्फीति दर पर विचार करें। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आर्थिक आधारित मुद्रास्फीति 6.4% अनुमानित है, या बिल्कुल गलत है। अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति 11.5% अनुमानित है, यह बिल्कुल सही है। अगला 43वां प्रश्न, नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, तो यह 117 करोड़ रुपए। नवंबर 2022 तक भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, तो 117 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन GVA कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो यह है 3.7%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में औद्योगिक क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन GVA कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो यह है 3.7%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत है रहा, तो है 2.1%। वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट का खर्च GDP का कितना प्रतिशत रहा, तो यह है 2.1%। अगला प्रश्न 46 नंबर, आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा, तो यह है 4 गुना। आर्थिक समीक्षा के अनुसार फार्मा उद्योग में FDI प्रवाह 2019 की तुलना में 2022 में कितना गुना बढ़ा, तो यह है 4 गुना। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, इसके साथ साथ इसमें कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा, तो यह है 24 क्षेत्र। मेक इन इंडिया 2.0 में कुल 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, साथ साथ इसके कितने उप क्षेत्रों के विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा, तो यह है 24 उप क्षेत्र। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सा नया मंत्रालय सरकार से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई, तो यह है सहकारिता मंत्रालय। आर्थिक समीक्षा के अनुसार जुलाई 2021 में कौन सी न्याय मंत्रालय सहकारिता से समृद्धि विजन को साकार करने के लिए लाई गई, तो यह है सहकारिता मंत्रालय। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितना करोड़ था, तो यह है 1.49 करोड़। आर्थिक समीक्षा के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में औसत GST संग्रह कितना करोड़ था, तो यह है 1.49 करोड़ रुपए। 50वां नंबर प्रश्न, आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, तो यह 200%।
आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो यह 200% की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर की इसका दिया हुआ सेट 2 का, आप लोग चाहें तो इसे पूरा देख सकते हैं पॉज करके वीडियो। अगला है सेट नंबर 3, तो उसे हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसमें 2 सेट हम लोगों ने कर लिया है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा। आप लोग यह कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो एग्ज़ाम में करंट अफेयर जिनकी अहम भूमिका रखती है और जिन तक यह वीडियो पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करें ताकि आपका भी प्रश्नोत्तर बहुत अच्छे से रिवीजन हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जिसमें सेट नंबर 3 शुरू करेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।